गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम वापस आ चुके हैं नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए। क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ हमारी चल रही है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसके 2 पार्ट्स में मैंने आपको पूरा थरली आपको समझाया है क्या है चैप्टर के अंदर। आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल कंपनीज। पार्ट ये भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले आपको जो पार्ट मिलेगा उसमें हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के बारे में समझना है। बेसिक हमारा ये चीज़ समझने के लिए ये रहेगी कि पब्लिक कंपनीज हमारे देश में आई, उसके अंदर गवर्नमेंट ने उसको कैसे उसका रोल चेंज किया। 1990 से पहले उसका रोल क्या था, 1990s के बाद उसका रोल क्या हो गया आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स। एक चीज़ ये समझेंगे। दूसरी चीज़ आपके लिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जब पब्लिक कंपनी की एक बड़ी कंपनी में तब्दील होना चाहती है, स्टार्टिंग में तो कंपनी हमेशा आप देखोगे कंपनी स्टार्ट होती है जहाँ पर 7 8 10 लोग होंगे। स्लोली एंड स्टेडली वो कंपनी बढ़ती है तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो जाना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर पिछले चैप्टर में हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप था, अगर उसके अंदर 4 5 लोग आ जाएं तो हिंदू फैमिली बिजनेस बना सकता है वो पार्टनरशिप में घुस सकता है वो बंदा। स्लोली अगर वो और बड़ा होना चाहता है तो वो कंपनी बना सकता है एट द एंड ऑफ द डे। वैसे ही पब्लिक कंपनीज के अंदर भी हमने 3 चीज़ें पढ़नी है। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में पढ़ना है, हमने गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ हम लोगों ने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के बारे में पढ़ना है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ। यार हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ताकि आप लोग को ट्यूशन ना जाना पड़े। घर बैठ के आराम से आपका जब मन करता है वीडियो देखो। बट अपडेटेड रहने के लिए, हमको मोटिवेशन देने के लिए, टीचर्स को खुश करने के लिए अब हम आपसे फ़ीस तो मांग नहीं रहे हैं कोई भाई स्पेशल फ़ीस दे दो हम लोगों को। हम बोल रहे हैं एक लाइक डिज़र्व कर रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ताकि आप लोगों को जो भी पीपीटीज हैं, जो नोट्स हैं, मिलते रहे। ऐप डाउनलोड करो कॉमर्स वाला कि अगर कोई क्वेरी है आप प्लीज़ हमको व्हाट्सएप नंबर पे आपको डिस्प्ले होता रहता है, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। अगर कोई लिंक चाहिए वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं। तो हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते, देखो आ जाओ। प्राइवेट कंपनीज, पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग प्राइवेट कंपनीज के बारे में पढ़ रहे थे। प्राइवेट कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं सर? जो प्राइवेटली एक पर्टिकुलर इंसान या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। जैसे कि आपके बाजार में, आप मोहल्ले में निकलो, अपने नियर बाय नेबरहुड मार्केट में देखो, वहाँ क्या मिलेगा? यू विल फाइंड कि देयर आर स्मॉल रिटेलर शॉप्स, छोटे रिटेलर हैं, ठीक है, जिससे आप कोई राशन की दुकान है, वो सब कौन है? आप देखोगे कोई सर्विसेज दे रहा है, वकील है, उनकी कोई फर्म खुली है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। आप किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पर कुछ देख लेते हो, वो सब प्राइवेट है, जो हम लोग पिछली वीडियो में सब कवर कर चुके हैं। सोल प्रोप्राइटर कौन है हमने ये देखा, उसमें पार्टनरशिप कैसे होती है हमने देखा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है हमने उस बारे में सब पढ़ लिया। इस वीडियो के अंदर मतलब इस चैप्टर में बेसिक फोकस हमारा पब्लिक कंपनीज पे और ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे। ये दोनों चीज़ें क्या है सर? ठीक है। अब ग्लोबल एंटरप्राइजेस तो आपको नाम से पता चलना चाहिए, वो कंपनी जिसके ब्रांचेस आउटसाइड देयर ओन होम कंट्री भी है। जैसे कि मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, मैं इंडिया का बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर यूएसए में एस्टैब्लिश्ड है एक, ठीक है, एक यूके के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन भाई फ्रांस में है। ऑब्वियस सी बात है मैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा हूँ, बट मेरा हेडक्वार्टर्स इंडिया है। इट मीन्स दैट ये एक एमएनसी वर्क कर रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वर्क कर रही है, जिसको हम लोग सेकंड पार्ट में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनीज के बारे में कि पब्लिक कंपनीज सर हमारे देश में आई क्यों, हमारे देश में इनका रोल क्या रहा। 1990 से जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हमारे 1991 में, इससे पहले पब्लिक कंपनीज का रोल जो था वो क्या था, और इसके बाद पब्लिक कंपनीज का रोल बिल्कुल ही चेंज हो गया। जिन्होंने इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी है पिछली एलपीजी रिफॉर्म्स वाली जो मेरी अपलोडेड है, उनको ये समझने में मुश्किल नहीं है। बट फॉर द बिजनेस स्टडी स्टूडेंट्स में एक छोटा सा एक रिकैप देता हूँ। देखो क्या था, बिफोर 1991 हमारा देश बिल्कुल अच्छा चल रहा था हमारे देश में, ठीक है। बिफोर 90 हमने आज़ादी ले ली, 1947 में हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। धीरे धीरे क्या हुआ, सरकार ना जो थी ना हमारे यहाँ पर कैपिटलिस्ट और हमारे यहाँ पर सोशलिस्ट, दोनों चीज़ों को सोच को मिला के हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करना शुरू किया। मतलब कि यहाँ पर हम लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी रोल करना है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी। बट प्राइवेट सेक्टर सिर्फ नाम का था भाई उस समय। 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर को इतनी ना वो देते नहीं थे कि हाँ भाई आप लोग घुसो, काम करो हमारे साथ, हम इस जगह पे आप भी कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले ना दो ही चीज़ों में फंसे हुए थे,
या उनके पास पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन लोग उनके पास थे। दूसरी उससे था ये कि जिनके पास पैसे थे ना, वो डरते थे लगाने की, कि उनको दिखता था कि हमारे देश में इतनी ग्रोथ नहीं है, और अगर उनके पास पैसे हैं भी, उनके पास आइडिया है भी, तो उनके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं थी उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। ये बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो देश के पास एक ही ऑप्शन रह गया था कि उन्होंने बोला कि एज अ गवर्नमेंट भाई हम तुम लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। अब देखो गवर्नमेंट क्या क्या करती है हमारे लिए, रोड बनाती है, हमारे लिए हाईवे बनाती है, हमारे लिए बिल्डिंगें खड़ी की हुई हैं उन्होंने, काफ़ी हाउसिंग रेजिडेंशियल एरियाज देते हैं हम लोगों को, गवर्नमेंट ये सब करती है। गवर्नमेंट ने ये रोल अपना अपनाया, गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब मैं सब कुछ करके दूंगा आप लोगों को, बट आप पीछे मत हटो, आप मत करो, आप अगर आप हट गए तो हमारी देश की इकोनॉमी बिल्कुल ही बैठ जाएगी। इसी वजह से पब्लिक कंपनीज का जो रोल था ना बहुत ऊपर आ गया, पब्लिक कंपनीज का रोल ऊपर आया। अब देखो मेरी बात, कोई इंसान जब ऊपर चढ़ता है ना तो उसमें थोड़ा सा घमंड आ ही जाता है, नॉर्मल सी चीज़ है। इंसान बोलता है ना कि हाँ भाई अब मैं, समझ लो कोई इंसान है जो 50,000 रुपये महीना कमाता था, अब वो अचानक से उसको 1 लाख मिलना शुरू हो गया, अब वो महीने का 5 लाख रुपये कमा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा तो उसमें रहेगा ना कि हाँ, थोड़ा बोलेगा कि यार मैं बिजी होता हूँ, थोड़ा ऐसे रहेगा। वैसे पब्लिक कंपनीज में भी हो गया, करप्शन आना शुरू हो गई, बड़ा दिखाना शुरू हो गया। अब हम जाते हैं ना कभी कभी देखते हैं ऑफिस में ऐसे बैठे होते हैं कि भाई सरकारी मुलाजिम है हम लोग, हम क्या, वो चीज़ें यहाँ शुरू हो गई। तो 1991 के बाद इनका रोल ना बिल्कुल कम कर दिया गया था पब्लिक कंपनीज का। उसी चीज़ पे हमने डिटेल डिस्कशन करनी है, इनके डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं कि हाँ भाई पब्लिक कंपनीज का जब साइज चेंज होता है वो क्या हो जाता है उनको, तब वो उनकी कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको हम बता रहा था इंट्रोडक्शन में, यही लिखा हुआ कि इन योर नेबरहुड मार्केट देयर आर शॉप्स ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटर्स, बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस रन बाय अ कंपनी, देन देर आर पीपल प्रोवाइडिंग यू सर्विस, लीगल सर्विसेज में डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, लॉयर्स हैं वहाँ पर, ठीक है, जो फर्म्स के अंदर भी काम करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स में काम करते हैं। अब ये जो है प्राइवेटली ओन्ड है, डॉक्टर गवर्नमेंट थोड़ी बोलती कि तुम 500 रुपये फीस लो, वो प्राइवेट क्लिनिक में चाहे 1000 ले, चाहे वो 500 ले, चाहे 800 फीस रखे, वो उसकी मर्जी है, चाहे वो 1000 फीस रखे, चाहे 800, उसकी प्राइवेट क्लिनिक है। लॉयर की सर्विसेज अपनी प्राइवेट उधर अलग होंगी, वो चीज़ होती है। तो थोड़े ऑफिस होते हैं, थोड़ी बिल्डिंग होती है, बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट ओन होते हैं, तो उसको हम पब्लिक कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। तीसरा होता है बिजनेस विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। मैंने आपको बताया जैसे इंडिया, यूएस, यूके, मैं हर जगह काम कर रहा हूँ, तो मैं ग्लोबल एंटरप्राइज एमएनसी चला रहा हूँ। एमएनसी मीन्स मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखो प्राइवेट सेक्टर की मैंने आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, इसके अंदर फोकस है पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर इज कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइज, इधर पार्टली मतलब कि थोड़ा सा, होली मतलब पूरा, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने पकड़ा है, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है वो लोग गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। जैसे कि हम रेलवे बोलते हैं, रेलवे हमारी गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चला रही है, तो उसमें प्राइवेट ओन नहीं है वो। एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो गवर्नमेंट ही करेगी उसका सारा काम, वो चीज़ रहती है, वो है हमारी पब्लिक कंपनी। इसको हम लोग 3 तरीकों से चला सकते हैं, ठीक है ना, इसका नाम हम 3 लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइज पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। अब देखो, अब देश आज़ाद जब हुआ था ना, हमारे देश में सबसे पहले ये था कि हम सेल्फ रिलायंट बने, कि हम लोग जो चीज़, हम लोग देखो अभी अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, अगर हम वापस लोगों से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल किसी से रिलेशन बनाते हैं, या हम समझ लो यूके से, यूएस से हम चीज़ें मंगाना शुरू करते हैं, इंपोर्ट मंगाते हैं, अच्छा खासा इंपोर्ट मंगाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, हम वापस उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जब डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो चीज़ें महंगी देंगे, हमारे यहाँ पर पैसे खत्म हो जाएंगे, तो हम लोगों को उनकी बात माननी पड़ेगी और वो लोग वापस हम गुलाम हो जाएंगे। तो इंडिया जो था ना, वो बोलता था हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। इंडिया सेल्फ रिलायंट बना एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडिया था, लेकिन वहाँ पर उनकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया। इंपोर्ट बंद कर दिया ना, तो यहाँ पर जो पब्लिक कंपनीज थी ना, वो कुछ भी बनाए, हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हमको तो पता नहीं दूसरी क्वालिटी क्या है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर उस समय उनके दिमाग में ये सोच आती है कि यार हम इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, यही चीज़ अगर हम लोग 1 रुपये 2 रुपये कम में बना दे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, हमारा कौन सा कॉम्पिटिटर है कोई आसपास, हम तो कुछ भी बना के बेचे, इनको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाहर से तो कुछ आएगा। इसी वजह से एक टाइम आया कि इम्पोर्ट्स ख़त्म कर दिए, इम्पोर्ट्स को वापस स्टार्ट किए कि हाँ भाई वो आएंगे, पब्लिक कंपनीज में कंपटीशन बढ़ेगा, वो देखेंगे, फिर उनको अपना काम करना पड़ेगा। ये चीज़ भी आना शुरू हो गई। अब हुआ क्या, 1947 में देश आज़ाद हुआ,
48 के अंदर इंडिया के अंदर क्या आया, वहां पर आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। उसके अंदर ये फोकस है, सीधी बात है, सरकार ने बोला कि यार आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करो, थोड़ा ग्रोथ करो, हमारा देश आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जीडीपी ग्रोथ में बढ़ेगा। जीडीपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमारे जो देश की ग्रोथ है, सारे खुश रहेंगे, सबको मिल बांट के चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ हो जाएगी। अब 48 में ये चीज़ की ना, लेकिन सरकार ने देखा कि नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, तो 56 के अंदर 1956 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक और आया। उसके अंदर बात की गई पब्लिक कंपनीज की, स्पेसिफिकली कि पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज आएंगी, वो लोग क्या करेंगे, हमारा देश जो है वो इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, प्राइवेट जो कंपनीज वाले हैं, प्राइवेट ओनर्स हैं, वो नहीं काम करना चाह रहे, वो डर रहे हैं काम करने के लिए, उनका पैसे हैं तो लोग नहीं है, लोग हैं तो पैसे नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। तो हम लोग, पब्लिक कंपनीज अपनी रोल अपनाती है कि हम लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है पब्लिक कंपनीज करेगी। 1956 के अंदर ये आ गया। 1991 में आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उस समय नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, उसके अंदर ये किया कि पब्लिक कंपनीज के रोल को, पब्लिक कंपनीज जो थी पहले की, उनके रोल को बिल्कुल मिनिमम किया। पब्लिक कंपनीज को ऐसी जगहों से बाहर निकाला जहां उनका कोई रोल नहीं है। नॉन स्ट्रैटेजिक वर्ड है, नॉन स्ट्रैटेजिक जो जगहें हैं जहां पर इनका कोई काम नहीं, उनसे बाहर निकाल के ना प्राइवेट कंपनीज को वो जगह दो। कि समझ लो होटल, कम्युनिकेशन, जो हमारे अब सिम कार्ड चला रहे हैं, ये एक टाइम था 1990s में सिर्फ बीएसएनएल था, सब राज बीएसएनएल यूज करते थे। अब के टाइम देखो जियो है, एयरटेल है, ये प्राइवेट कंपनीज हैं दोनों। कितने लोग हैं जो बीएसएनएल का सिम चलाते हैं? बहुत रेयर लोग हैं। मैं सुनने में बहुत आता है कि 100 में से एक बंदा कोई मिल जाए बीएसएनएल। मैक्सिमम लोग जियो, एयरटेल, क्योंकि इनकी सर्विसेज बेटर है, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है इस जगह पे। तो उन्होंने ये बात सिंपल बोल दी कि सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर आप लोग प्राइवेट कंपनीज को डाल दो। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली, प्राइवेट कंपनीज खुलेंगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो दूसरे देश से लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, देखो दूसरा, अब समझ लो मैं यूएस से हूँ, मैं इंडिया में पैसे लगाता हूँ किसी कंपनी में, तो उसको मैं बोलूँगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो चीज़ों को खोल दिया कि आप भाई यहाँ पर पैसे लगाना शुरू कर दो। उन्होंने पैसे लगाना शुरू कर दिए, पैसे लगाना शुरू कर दिए, तो ऑब्वियसली बात है मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर है, एडिडास बाहर की कंपनी यहाँ पर काम करे, मैकडोनल्ड्स बाहर की कंपनी यहाँ पर है, केएफसी बाहर की यहाँ पर है। ये सब शुरू हो गया 1991 के बाद। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी है, एक बार मैं रीड आउट करूँगा, ध्यान से सुन लो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्पेसिफाइड द अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। द रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वाज क्लियरली डिफाइंड। अब बोला गया था पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। वेरियस एक्ट, और गवर्नमेंट जो है ना उनको थोड़ा सा देख लेगी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा वहां उनकी हेल्प कर देंगे। लेकिन 56 में एक और, अब देखो अगर विद इन 48 से 58 साल के अंदर एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसका मतलब कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ रही होगी ना। तो इधर इन्होंने बोल दिया कि सर्टन पब्लिक सेक्टर टू फॉलो, कि पब्लिक सेक्टर जो है वो पर्टिकुलरली देश की अर्थव्यवस्था, मतलब कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की डेवलपमेंट में, आर्थिक व्यवस्था में, उसमें हेल्प करे। पब्लिक सेक्टर को लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस दी गई, बट एट टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंस, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की दोस्ती रहेगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। वो लोग कि पब्लिक सेक्टर हर जगह पब्लिक सेक्टर ही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा उनसे। ठीक है, 1991 के अंदर वापस वही चीज़ हुई, रिफॉर्म्स हो गए। रिफॉर्म्स के बाद अर्ली रिफॉर्म, गवर्नमेंट वाज डेलिब्रेटिंग डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंड अलाउइंग ग्रेटर फ्रीडम टू प्राइवेट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है हमने पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को बेचना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग लाना शुरू कर दिया। जो फालतू की, जहाँ पर आप देख रहा लॉस हो रहा है जिस पब्लिक सेक्टर के अंदर, उसको बेच दो, ख़त्म करो इसको, इससे जो पैसा आएगा वो हम अपने पास इस्तेमाल कर लेंगे। भाई ये तो वेस्टेज है। समझ लो एक कंपनी बनाने में मैंने 10 लाख रुपए लगाया, अब मुझे उससे 5 रुपए का फ़ायदा नहीं हो रहा, और मैं ऊपर से नुकसान अलग कर रहा हूँ देश का, रिसोर्सेज में ले रहा हूँ देश से, लेकिन उधर फ़ायदा कोई नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बंद ही कर दो भाई, इसको बंद करो, बेच दो, पैसे आएंगे, डिस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे उसको, वो जो हम बेच के हम अपने पास रखेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करना शुरू किया आउटसाइड इंडिया से। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, या जिसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज बोलते हैं, विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, गेन एंट्री इनटू द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आना शुरू हो गए। अब सर देखो, अब बात ये है कि अब पब्लिक सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, ऑब्वियसली बात है 56 में बोला कि पब्लिक सेक्टर को लाओ, 56 के बाद पब्लिक सेक्टर का स्टार्ट जब किया होगा, एक टाइम आया होगा बढ़ता रहा होगा, और उनको लाए कैसे?
उनके डिफरेंट फॉर्म्स क्या बने कि हाँ भाई सर इनको कैसे लाए हम लोग, इतना बड़ा साइज है इनका, कैसे हैंडल होते थे। देखो सीधी सी बात है बच्चों, गवर्नमेंट कभी भी, अब हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब हैं, वो थोड़ी बैठेंगे हर कंपनी में जाके रोज़, प्रेसिडेंट साहब थोड़ी बैठेंगे हर कंपनी में जाके रोज़, उनको तो देश भी चलाना है ना। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कभी हमेशा जब भी एक्ट करती है ना ऐसे कामों में, वो करती है अपने लोगों से। लोग कौन है? इम्प्लॉयज़, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईआरएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। पेपर लेती है गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पेपर होते हैं कोई, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, इंस्पेक्टर का, जीएसटी इंस्पेक्टर का, ये लोग जब आते हैं ना, ये लोग हैंडल करते हैं। गवर्नमेंट इनको लेके आती है, पेपर लेती है गवर्नमेंट, इनको यहाँ पर एम्प्लॉय करती है गवर्नमेंट, इनको बताती है कि हमको इस साल ये चाहिए तो भाई तुम लोग ये करके दो। गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स पीपल, ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक है, जब इंपॉर्टेंट, जब इसका साइज बढ़ गया, इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, क्या फॉर्म लेंगे? गवर्नमेंट हैज अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, बट द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स पीपल, इट्स ऑफिसेज, एम्प्लॉयज, एंड दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई मुझे 50,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन चाहिए, एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट थोड़ी जाएगी, ऑफिसर्स जो अंदर हैं ये ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये ऐसे रूल्स बनाएंगे, जैसे सोच बनाएंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। ये डैम बनाना है, मोदी साहब तो बनाते नहीं हैं, गवर्नमेंट इंजीनियर्स होते हैं वो बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? वही चीज़ की बात की गई है यहाँ पर। फॉर दिस पब्लिक एंटरप्राइज वर फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ऑब्वियसली बात है, नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई ऑफिस का नाम ले सकते हो, जो गवर्नमेंट कंपनीज का नाम ले सकते हो, ONGC है, आपको इसके एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे पब्लिक कंपनीज के, बहुत पब्लिक, उसके ऊपर सीधे लिखा होता है पब्लिक लिमिटेड, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि हमारी गेल है, ये बहुत कंपनीज हैं जो पब्लिक चला रही है बच्चों। दीज एंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय पब्लिक, पब्लिक ओन्ड मतलब कि गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। और ये हम लोगों को अकाउंटेबल है, हम हमको जवाबदेही के लिए पकड़ सकते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू अस, दे हैव टू आंसर टू अस, ठीक है। और ये अकाउंटेबल क्यों है? पार्लियामेंट के थ्रू, क्योंकि ये बनाएगा पार्लियामेंट या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दे आर करेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक फंड्स बीइंग यूज्ड एंड इज एक्टिविटीज एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक कंपनीज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर करेक्टर, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पब्लिक ओनरशिप है भाई उनकी, पब्लिक फंड्स यूज होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट कभी कभी फंड्स रिलीज करती है, जैसे रेलवेज के लिए बजट से रिलीज होते हैं पैसे, कि इस साल हम रेलवे में इतने पैसे लगाएंगे। कुछ होते हैं जिसके अंदर बजट से कोई लेन देन नहीं, जो अपने हिसाब से चलते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी है इस चीज़ के लिए, कोई भी फॉर्म ले सकती है, लेकिन इनका बेसिक काम ये है कि इनका जो बेसिक रोल है पब्लिक कंपनी, वो है कि क्वालिटी मेंटेन रखो और प्रोडक्टिविटी अच्छी रखो। प्रोडक्टिविटी मतलब कि हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करके दें, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दें। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ना जो एफिशिएंसी है काम की, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं काम के, वो मेंटेन रहे। अगर मैं कल को यहाँ पर एक पब्लिक ने ये सामान बनाया और प्राइवेट कंपनी ने ये सामान बनाया, उन दोनों को हाथ में पकड़ूँ ना, तो भाई फ़र्क नहीं दिखना चाहिए। वो बोलूँ नहीं है, इसने ख़राब बनाया, इसने अच्छा बनाया, इसने अच्छा बनाया, इसने ख़राब बनाया। 19-20 हो सकता है, लेकिन 10-20 हो जाएगा तो बहुत गंदा लगेगा। अकाउंटेबल है हम लोग पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था सोल प्रोवाइडर, पिछले चैप्टर में पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव्स, कंपनीज, पब्लिक और प्राइवेट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। पब्लिक सेक्टर के अंदर ये 3 आते हैं। अब हम 3 तीनों बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है सर? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स पता क्या? अब जैसे आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बच्चों ने हो सकता है सुना, लेकिन कुछ बच्चों ने सुना नहीं होगा, ठीक है, बताता हूँ। एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देश की, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर होती है, निर्मला सीतारमन जी, उसके अंडर है ये। अब इसके अंदर बहुत डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि एक टैक्स का डिपार्टमेंट होगा, एक होगा जो बजट बनाएगा, एक होगा जो हमारा डिस्कशंस करेगा, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो हम सही में अब इसको बोलते हैं DEA डिपार्टमेंट। अब ये सबका अलग अलग है ना, लेकिन ये एज ए होल बात करें, ये सब इसके पार्ट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये सब इसको अकाउंटेबल है, इस सबको ये आंसर करना जरूरी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको कुछ बोला कि सर, कि डिपार्टमेंट को कोई कन्वे की कि आप ये करो, 5 दिन के बाद हमें बताओ, रिपोर्ट दो कि क्या किया आपने। तो ये लोग इनके पास जाएंगे, ये हमारे को नहीं सुनाएंगे, ये इनके पास जाएंगे।
इनके पास जाएंगे सारे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर के पास कि भाई ये बात है देश के अंदर ये सब, ये है डिपार्टमेंटल अंडरिंग, मतलब कि ये होते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर टू बी पार्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री इटसेल्फ। मिनिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट ये है, ये विंग है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये सब आंसर करेंगे उसको। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट एंड परफॉर्म एक्टिविटीज, नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एक्ट थ्रू ऑफिसर्स। ऑब्वियसली बात है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर कौन ऑफिसर्स होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे, आईएफएस ऑफिसर्स होंगे, रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स होंगे, वो लोग काम करेंगे इसके अंदर। दूसरी चीज, ये ऑटोनॉमस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसको आंसर देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट मतलब कि मैं कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ, ठीक है, मैं डिपेंडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, ये सारे ऑफिस जो नीचे इसके हैं ये सब इस पे डिपेंडेंट है भाई, दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग, ये वहां पर वैसा काम नहीं कर रहे हैं। अगली बात आ जाएगी, दीज अंडरटेकिंग्स में बी अंडर द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। अब ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट का अलग होता है, स्टेट के अंदर भी अलग डिपार्टमेंट होंगे, ये स्टेट का भी हो सकता है, सेंटर का भी हो सकता है। अगर रूल्स भी हैं, अगर स्टेट का है तो स्टेट रूल्स लगेंगे, सेंटर का है तो सेंटर के रूल्स लगेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, जैसा को बता रहा हूँ कोई मिनिस्ट्री का। रेलवेज भी तो ऐसा ही है, रेलवेज भी तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, वो बजट से निकलता है। अब लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं बड़े खास जो इसको सबसे अलग बनाते हैं। फीचर्स क्या हैं सर? फंडिंग जो है ना ये गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो भी पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आएगी। ट्रेजरी का मतलब गवर्नमेंट का एक पूल है जहां पर उन्होंने पैसे सारे रखे हैं, उधर से पैसा निकलेंगे, ठीक है। और बजट इसका डिसाइड होगा कि इस साल इस मिनिस्ट्री को इतने पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बजट देखते हैं जो हमारा 1 फरवरी को आता है, उसमें मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं कि हाँ भाई रेलवे वालों को कितने डिपार्टमेंट है, रेलवे है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ सर्विस है, या मैं बोलूँ एग्रीकल्चर है, कोई भी चीज़ आ गई, इसको मिलेगा 100 करोड़, इसको मिलेगा भाई 200 करोड़, ठीक है, डिफेंस को मिलेगा भाई 500 करोड़, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये बजट पहले से डिसाइड हुआ कि इतने ही पैसे मिलेंगे इस साल, इसको इसी पैसों में इनको चलना है। तो इनके बजट है, इनके जो पैसे हैं वो डिसाइडेड है पहले के, ठीक है। पहली चीज़ ये आ गई, समझ गए। गवर्नमेंट ट्रेजरी से एनुअल प्रपोर्शन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू अर्न, अब जो इन्होंने कोई फॉर एग्जाम्पल पैसे कमाए, अब रेलवे को हम टिकट देते हैं, इन्होंने पैसे कमाए, ये पैसे भी ट्रेजरी में जाते हैं, अपनी जेब में नहीं डाल सकते वो लोग। दूसरी चीज़, इसमें हमको ऑडिट कंट्रोल्स कराने पड़ेंगे, जैसे गवर्नमेंट ने बोला। ऑडिट का मतलब हो गया जैसे कि इनकी जो फाइल्स बनेगी ना उसको हमको पढ़ना पड़ेगा भाई, हेर फेर नहीं होना चाहिए, कोई भी चोरी चकारी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तीसरी चीज़, एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं इसके, वो लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली एम्प्लॉय करेगी, आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, जो ट्रांसफर हो सकते हैं एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में। तीसरा, मेजर सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। कि अब ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री का आगे से डिवीजन किया होगा कि मिनिस्ट्री को, ये मिनिस्ट्री है मैंने आपको बता रहा हूँ, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, तो इसके कंट्रोल में है ना ये मेन हेड के, यही कंट्रोल करेगा इन सबको, ये भी चीज़ समझ आ गई। लास्टली बोला गया है कि हाँ भाई दे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री, अकाउंटेबल है, इनको आंसर करना पड़ेगा सारे आंसर, एंड मैंने डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री, यही चीज़ 2 बार लिख दी है, डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। फायदे क्या है सर? फायदा, सबसे पहला फायदा, फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब कि सब गवर्नमेंट के अंडर है, पार्लियामेंट बोलेगा वैसा काम होगा। दूसरी चीज़, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इधर है बहुत ज़्यादा, दे आर अकाउंटेबल टू अस, ये हमको बताएंगे कि भाई ये इस साल आया, इस समय टैक्स ये चलेगा, ये हमको आंसर देना। अगर हम इनसे पूछना चाहिए कि आपने ये टैक्स ज़्यादा ले लिया, तो हम इनको आरटीआई दे सकते हैं, आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, इनसे पूछ सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई आपने ऐसा किया, मेरे इतने पैसा कट गए गलती से, ये क्या हुआ है, वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। अगला इन्होंने बोला हमको, द रेवेन्यू एंड बाय एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू ट्रेजरी। ऑब्वियसली पैसे बात, अगर मेरे पैसे ट्रेजरी में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो देश की इनकम के लिए काम आएंगे। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मैं फीस दे रहा हूँ, कोई पेनल्टी भरी मैंने, या कोई मैंने जीएसटी रिटर्न भरा, वो पैसे मेरे गए, वो पैसे मेरे वहाँ चले गए, इनकम टैक्स भरा मैंने, पैसे वहाँ के वो आगे देश इस्तेमाल करेगा, देश इस्तेमाल करेगा, रोडें बनाएगा, सैलरी ये देगा, वो देश इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा हमको लगता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो ये बेस्ट चीज़ रहती है कि डायरेक्ट कंट्रोल मिनिस्ट्री का रहता है, सुपरविजन रहता है, तो हमारे यहाँ पर ना थोड़ा सा ना चीज़ फोकस रहता है कि हाँ भाई वो लोग गलत काम में ना घुसें। सर नुकसान भी हैं, नुकसान क्या है? ऑब्वियसली बात, अब
सब कुछ मिनिस्ट्री डिसाइड कर रही है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बात करने की, हम लोग अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते, इनोवेशन नहीं ला सकते, तो फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, एम्प्लॉयज़ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अलाउ इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता मैं। मुझको अगर कुछ भी बात बोलनी है, कोई करना है ना, तो मेरे को पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, इतना ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में एक होता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऐसे, यहाँ बैठते हैं टॉप नॉच लोग, यहाँ बैठते हैं मिडल, यहाँ बैठते हैं लोअर लोग। अगर इसने कोई बात करनी है, इधर तक लेके जानी है, इसको पहुँचते पहुँचते कम से कम 5-6 लोगों से बात करके फिर ऊपर पहुँचेगी। और जब इसको आंसर देना, तो ये भी डिले कितना आया, वो डिले भी रहेगा इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले रहता है। अगली चीज़ आती है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे। डरते हैं यार ये लोग, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये लोग ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जैसे कि हाँ भाई अभी डिफ्लेशन है ना, इनका सिंपल सा बात ये सोचेंगे कि भाई अगर अब प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन आया देश में, अगर इनको दिखता है कोई नई चीज़ें नहीं करेंगे। ये देखते हैं कि हाँ भाई हम कोल के लिए यहाँ पर नई जगह पे कर सकते हैं, अपना एक्सकवेशंस करेंगे, यहाँ से हमें कोल मिलेगा, थोड़ा डरेंगे ये लोग, यहाँ पैसा लगाने से थोड़ा डरेंगे। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा सा ना हल्के में, थोड़ा सा दूर रखते हैं इसको, कि हाँ भाई नई चीज़ करने से डरेंगे। उसके बाद आ गया रेड टेपिज्म होता है। जैसे कि रेड टेपिज्म का सिंपल सा मतलब है कि हाँ भाई हमें प्रॉपर चैनल फॉलो करने पड़ेंगे, हम डायरेक्टली नहीं बात कर सकते। डे टू डे ऑपरेशन चाहिए, समझ लो कोई मेरे को 1000 रुपये, मैंने बोला कि सर 500 करोड़ यहाँ लगेगा, तो मेरे को ना पहले 50 लोगों से पूछना पड़ेगा, फिर जाके मैं बात करूँगा। एक चीज़ आ जाएगी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मिनिस्ट्री है भाई, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगा। MLAs MPs ये अंदर घुसेंगे, बोलेंगे भाई कर दो यार, ऐसे कर दो यार, वैसे कर दो यार, ये चीज़ें भी चलती हैं। उसके बाद कंज्यूमर नीड्स को देखते नहीं है लोग। अब मुझे बताओ, अब रेल आपके हिसाब से थोड़ी बोगी बनाएंगे वो लोग, रेलवे वाले, वो क्या करते हैं, वो बोगी बना देते हैं, रहो। आप बोलो कि सर आप थोड़ा डिस्टेंस इसका बढ़ा दो बोगियों का, हम चाहते हैं थोड़ी बर्थ ऊंची हो जाए ट्रेन हमारी, ठीक है ना, वो उसी हिसाब, वो एक ही साइज़ की बनाएंगे, बोलेंगे भाई ऐसे ही बनती है हमारे पास। उनको कस्टमर की नीड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दूसरी चीज़ अब आ गई हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ये क्या है सर? सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में थोड़ा सा फर्क ये है, इसके अंदर थोड़ी सी ना फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। दूसरी चीज़ ये बनता है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सोचो, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा, वो एक्ट है 1934, उसके हिसाब से बना है। ये पार्लियामेंट ने स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको बना दिया, ठीक है। 1935 में RBI बन गया और वो इस एक्ट के थ्रू ही काम करता है। इस एक्ट को हम अमेंड करें, कुछ करें पार्लियामेंट वाले, वो अलग चीज़ है। जो इस एक्ट में लिखा होगा वो चीज़ें होती रहेंगी। उन्होंने बोला गया कि एक बंदे की सैलरी 80,000 रुपये होगी, 80,000 ही रहेगी, उसकी 95,000 नहीं हो सकती भाई, एक्ट में लिखा है। एक्ट में बोला गया कि हाँ भाई आप लोग जो है वो इतने पैसे, आप 500 करोड़ से ज़्यादा उधार नहीं ले सकते, दे सकते, ये है तो ये मानना पड़ेगा। एक्ट के थ्रू ही गवर्न होंगे ये लोग, और ये एक्ट कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रहा है, ठीक है। चलो भाई, बेसिक चीज़ समझ गए ना कि ये एक्ट के थ्रू काम करता है, पार्लियामेंट इसको बना के दे देता है, बाकी अपने हिसाब से काम करता है। इसको कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई मुझे ऐसे करना है, कि है ना, कि उसने मेरे को मिनिस्ट्री बोल रही है ये करना है। इंटरफेरेंस होगा, लेकिन ना उस हद तक नहीं होता जितना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, क्योंकि वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर ही आ जाता है, ठीक है। तो दे आर पब्लिक एंटरप्राइज ब्रॉट इनटू एक्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एक्ट डिफाइंस इस पावर, जो ये एक्ट में पावर्स लिखी हैं, फंक्शंस लिखे हैं, रूल्स लिखे हैं, रेगुलेशंस लिखे हैं, रिलेशनशिप लिखा, सबको इसमें लिखा हुआ है। यहाँ भाई आपने कैसे बात करनी है, कि उसके कैसा प्रोसीजर होगा सेलेक्ट करने का, कैसे आप इनको लाओगे, कैसे ये काम करेंगे, इनके क्या रोल है, क्या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी RBI के अंदर, वो सब ये बता रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉर्पोरेट बॉडी है क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर एंड विद डिफाइंड पावर्स, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। अपने हिसाब से बजट डिसाइड करते हैं, अपना पैसा खुद ही डिसाइड करते हैं, मिनिस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है कि RBI हमें इतना पैसा देगा या बजट हमें इतना पैसा देगा, उस पर नहीं है, ठीक है। स्पेसिफाइड एरिया के थोड़ी जगहों पे ना कंट्रोल भी है, जैसे कि अब स्टेट बैंक ने नई ब्रांच खोलनी, तो RBI को बोलेगा खोल लो भाई नई ब्रांच, यहाँ पर आप खोलना चाहते हो, हम देखते हैं कागज़, ठीक है। मुझे किसी मिनिस्ट्री को जवाब नहीं देना कि वो वहाँ ब्रांच खोल रहे हैं, मुझे देखना है कि हाँ भाई वो ब्रांच खोल रहे हैं क्योंकि उनके कागज़ अच्छे हैं, उनको लगता है यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा होगा, देश को इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प होगी, तो ये कर देंगे। उसके बाद एक्टिंग एट इट्स ओन नेम, RBI अपने नाम के हिसाब से, RBI क्या कर सकता है, हम लिखते हैं ना कि हाँ भाई RBI का अपना नाम होता है, RBI किसी के अंडर तो है नहीं, RBI का अपना एक नाम है। अगला, पावर ऑफ गवर्नमेंट भी है और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसके पास।
ठीक है, अब गवर्नमेंट की भी थोड़ी पावर आ जाती है और अपने हिसाब से भी काम करने की थोड़ी पावर है इसके पास। फीचर्स क्या है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आया हुआ है, जो एक्ट ही इसको गवर्न करता है। होली ओन्ड बाय स्टेट। अब आरबीआई का मेन हेड कौन है? सरकार ही है ना, हम थोड़ी हैं। गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज पावर टू हैव। प्रॉफिट होगा वो बांट देंगे, नुकसान होगा तो झेलेंगे, ये चीज़ है। कैन बी सूड, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इसको हम कोर्ट में केस कर सकते हैं आरबीआई के खिलाफ। हम लोग जा सकते हैं कि आरबीआई का ये दिक्कत आ रही है, कोई देश का आपस में आरबीआई का, इसको हम लोग कोई आरबीआई के नाम पे ये बिल्डिंग है वो कर सकती है आरबीआई, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, मतलब कि अपने फंड बाय बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से उधार मांग लिया या हम पब्लिक से मांग लिया रेवेन्यू से थ्रू, ठीक है, सेल कर दिया मैंने कोई चीज़ को, समझ लो को मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कि सरकार ऐसे पब्लिक को बोलते शेयर बेच रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं अपने कोई बॉन्ड बेच रहा हूँ, कोई कागज़ बेच रहा हूँ, अगर आपने जगह लेनी है मैं पैसे ले सकता हूँ, मेरे पास उसके रेवेन्यू में अपने हिसाब से यूज़ करूँगा। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ऐसे पैसे यूज़ करने, मेरी मर्जी है भाई, ठीक है। कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम नहीं है जैसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का था, इसका अपना प्रोसीजर है, अपने हिसाब से काम करेगा। नॉट कंसर्न विद सेंट्रल बजट के साथ भी कोई लेना देना नहीं है इसका। उसके बाद द एम्प्लॉयज ऑफ दिस एंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज। आईएएस ऑफिसर थोड़ी होता है। आरबीआई का पेपर, आरबीआई आप देखोगे, आरबीआई अपना एग्जाम एक ना खुद लेता है। जब आरबीआई का एग्जाम होगा, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होता है, ठीक है ना। अब ये सिविल सर्वेंट थोड़ी है बंदा, ठीक है ना। आरबीआई का एक एग्जाम होता है ग्रेड बी का, ये सब ऐसे होते हैं, ये सिविल सर्वेंट नहीं है। इन लोगों का काम ये नहीं है कि गवर्नमेंट में काम करे, ये अपनी जगह से शिफ्ट थोड़ी हो सकते हैं। अब मैं बोलूँ आरबीआई असिस्टेंट जो बंदे ने पेपर निकाला वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी जा सकता है, बस थोड़ी होता है। तो ये ऐसी चीज़ रहेगी इसके अंदर। चलो भाई आगे। सर फायदे क्या है, मेरिट्स क्या है सर? दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी मर्जी से थोड़ा काम कर सकते हैं, अपने ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में इनको थोड़ा सा फ़ायदा मिला हुआ कि हाँ आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन भाई ये भी इसका नुकसान भी है, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। दिया फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब रेगुलर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है, आरबीआई अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। सिंस फंड्स डू नॉट कम फ्रॉम सेंट्रल बजट, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन फाइनेंशियल मैटर्स। ऑब्वियसली बात है, सरकार ने तो पैसे दिए नहीं है, अपने हिसाब से पैसे ला रहे हैं, अपने हिसाब से खर्च रहे हैं, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम देयर ओन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। गवर्नमेंट नहीं बताती भैया ऐसे करना आपके एम्प्लॉय ने, इनके अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके, जो इनको मिला गया। वो कहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस की पावर मिली है? जो एक्ट है, स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया, पास किया, उसके थ्रू सब लिखा है उसके अंदर, उसके हिसाब से काम करना। लास्टली, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट, मतलब कि गवर्नमेंट का और अपना दोनों का फायदा इनके पास है, दोनों की पावर्स इनके पास यूटिलाइज कर सकते हैं ये लोग। हम इसके नुकसान में आ गए। अब देखो, बोला गया थोड़ा उठा सकते हैं फायदा, पर यार नहीं उठा पाते। देखो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई से तरीके से फेवरेटिज्म हो जाता है, हर हमेशा नहीं हो पाता। तो ये चीज़ भी याद रखना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, उसको उसके हित में भी रहना पड़ता है, जो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल तो रहेगा। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहती रहती है। जब जहाँ पर बैंक बोलता भाई मैंने 1000 करोड़, आरबीआई बोलते मैंने 1000 करोड़ देना भाई लोन दूसरे बैंक को, गवर्नमेंट बोलेगी भाई आगे हमारे पैसे नहीं, तू दे रहा है तो नहीं दे सकता, तू इंटरफेरेंस हो गई। देना है तो तू भाई 300 करोड़ दे दे। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो चुकी है, थोड़ी सी इंटरफेरेंस, क्योंकि बड़े पैसों की बात है भाई। उसके बाद बात आ गई हमारी वेयर द डीलिंग इन पब्लिक करप्शन। गवर्नमेंट ऑफिस की करप्शन के अंदर तो है यार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों ने हर्षद मेहता की वो एक सीरीज थी स्कैम 1992 वो देखी हो, तो वो क्या करता था, बैंकों में घुसता था, रिलेशन बनाता था, बोलता था भाई 30 दिन के लिए मुझे लोन दे दो, मैं 31st डे में दे दूंगा आपको वापस पैसे। समझ गए ना? तो करप्शन थोड़ी सी आ गई, मैं तुमको 2% दे दूंगा भाई, और मैं 1000 करोड़ दिया उसको 200 करोड़, मतलब कि तुम सोचो 2 करोड़ रुपए एक बंदे को दे रहा है वो, ये चीज़। लास्टली आ गया इसके अंदर, द गवर्नमेंट हैज प्रैक्टिस अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। मतलब गवर्नमेंट देखो, अब जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखो, आरबीआई हमारे देश की ना पॉलिसीज़ बनाता है कुछ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसमें एक कमिटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, जो पॉलिसी बनाने कमिटी होती है। पहले क्या था, 6 के 6 लोग ना बैंक के, अब क्या होगा 3 लोग गवर्नमेंट के हैं, 3 लोग बैंक के हैं। यार अगर गवर्नमेंट अंदर घुस ही गई है तो इंटरफेरेंस तो आ गई है। अगर बोलो भाई ये 3 लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इस डिसीजन में हमारा यस है, ये बोलते हैं नो है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ये प्रॉब्लम भी रहेगी एक कि हाँ भाई फ्रीडम ऑफ कॉर्पोरेशन है
एंटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा गवर्नमेंट के अगर थोड़े गवर्नमेंट अंदर घुस गई है तो वो घुस चुकी है, अब ये एक नुकसान भी आ जाता है। अब इसका जो लास्ट है वो तीसरा, वो है गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है भैया। गवर्नमेंट कंपनी सर क्या है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी हम सेटअप कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग ये भी पोस्ट के अंदर पढ़ रहे थे, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। इसमें हम वो पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है ये उसके अंडर बनी गई है और उसी के रूल्स और रेगुलेशंस को उसको फॉलो करना है। ठीक है, एस्टैब्लिश कंपनीज एक्ट 2013 इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उसी एक्ट को फॉलो करना है। जैसे उधर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, इधर इसको फॉलो करके चलना है। दूसरी चीज, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 और कंपनीज एक्ट बताती है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है। देखो समझ लो एक कंपनी के 100 है, 100% शेयर है, या समझ लो 100 शेयर है, परसेंट घटा दो, अगर कम से कम भी 51 शेयर गवर्नमेंट के हैं वो है पब्लिक कंपनी। मिनिमम से मिनिमम 51% होने चाहिए, 51 से 100 के बीच। 50-50 हो गया तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अगर 51% प्राइवेट का तो प्राइवेट कंपनी, 51 to 100 शेयर होने चाहिए तो वो गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। और गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी वो, अब वो कंपनी किसी के अंडर भी, वो चाहे स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल की हो, चाहे जिस मर्जी की हो, वो चीज़ रहेगी अंदर। मतलब कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो थोड़ा सेंटर का थोड़ा स्टेट का हो, चाहे वो किसी सब्सिडरी का हो, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की तब होगा वो। पब्लिक कंपनी वो है नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट, या और 2-3 स्टेट्स का मिलकर हिस्सा है वो चीज़। उसके बाद चाहे इसको पब्लिक बनाओ चाहे प्राइवेट बनाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन मेनली पब्लिक कंपनी बनाना हमको बात करें तो पब्लिक कंपनी। खासियत कैसे आप पता कर सकते हो सर कि हाँ भाई एक पब्लिक कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। जो इनके शेयर्स है ना, एक कंपनी होती है उसके अंदर ना कुछ शेयर्स होते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे इस चीज़ के बारे में कि शेयर होते हैं कंपनी के, कि वो पैसे कहीं से भी मंगा सकते हैं। जो इसके शेयर है ना, इसके शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर, अगर उसको गवर्नमेंट कंपनी आप बोलते हो तो गवर्नमेंट कंपनी का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि इसके शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है, IFCI इंडियन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब के जो शेयर्स हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे हैं। फीचर्स क्या, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आए हैं ये लोग। दूसरा, कैन फाइल अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि कोर्ट में केस करा सकते हैं लूसेंट बंदे के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अपने नाम पे, कंपनी मैनेज होती है, कंपनीज एक्ट के थ्रू ही सारा काम होगा। उसके बाद एम्प्लॉयज आर इम्पॉर्टेंट ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, और इसके अंदर जो गवर्न करता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आइडिया देता हूँ मैं एक छोटा सा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम वर्ड है इसका अंदर होता है विजन, जो लंबा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारा लिखा होता है कि देश 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ये कंपनी क्या करेगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं जो हमारा समझ लो एक 1 ईयर के अंदर जो हमारे गोल्स हैं वो कैसे वो करने हैं, उस चीज़ की बात की जाती है कि इस साल हम लोग ये करना ही करना है, ये साल हमारा जो ये रिटर्न है या प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमारा होना चाहिए भाई 10 करोड़ रुपए। ये बताता है कि 10 साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद हमारी कंपनी के 6 ब्रांच हो जाएंगे, अभी हमारे 2 ब्रांच है। 6 साल 10 साल की जो बात करता है वो मेमोरेंडम बात करता है, आर्टिकल्स होता है डेली की बात करते हैं। चलो भाई आगे। उसके बाद कंपनीज आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग, कोई ऑडिट रूल्स वगैरह नहीं है इसके, लेकिन जो ऑडिटर है, अब ऑडिटर जो अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेती है, वो जाते हैं, ठीक है ना, वो एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं और आगे जाके पार्लियामेंट को दे देते हैं या स्टेट को दे देते हैं। अगर सेंटर की है तो पार्लियामेंट को, अगर स्टेट की है जैसे हिमाचल की कोई है तो फिर हिमाचल की स्टेट लेजिस्लेचर को। It obtains its fund from government shareholdings and other private shareholder. It is also permitted to raise funds from capital. Obviously बात है, ये लोग अपने बाहर शेयर बेच सकते हैं, उधर से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कोई बजट पर डिपेंडेंट नहीं है ये लोग, कोई किसी के कहीं पर डिपेंडेंट नहीं है, लोन ले लो भाई सीधे काम कर लो, ये चीज़ इसके अंदर रहेगी। फायदे क्या हैं सर इसके, गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, पहली चीज़। दूसरा, अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना लिया, 1956 के हिसाब से बना लो, 2013 के हिसाब से बना लो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ से बना लो, चला लो भाई ऑर्गेनाइजेशन।
या इससे पहले कोई एक्ट है इसके हिसाब से बना लो आप। कोई पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे थे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अपना नाम है इसका, जैसे इंडियन फूड कॉर्पोरेशन अलग से आता है, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अलग से बोला जाता है। ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर ऑटोनॉमी है, मतलब कि इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है सरकार को, अपने हिसाब से सारा काम होगा, सारा फ्री है, अपने हिसाब से काम करो, बिजनेस के हिसाब से काम करो अपने। दिस कंपनी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। ऑब्वियसली बात है, रेलवे फोर्ड हमको, रेलवे वाले हमें टिकट जो देते हैं वो रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं हम लोगों को, ऐसे प्राइस पे दे रहे हैं ताकि हम लोग आराम से खरीद सके टिकट को। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। जो हम लोगों के लिए नॉर्मल टिकट 1500-1200 की टिकट आ जाएगी, एज बच्चा एज इंसान होगा उसको डिस्काउंट देती है, तो एक रीजनेबल प्राइस में हमको यहाँ से एक दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, वो चीज़ आ गई। और मार्केट की अनहेल्दी प्रैक्टिस को भी दूर कर, समझ लो कोई प्राइवेट सेक्टर है वो इस चीज़ को अच्छे से नहीं काम कर पा रहा, वो देख रहे हैं कि वहाँ पर इन्होंने लोगों ने बड़ा ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी घुसेगी अंदर, बोलेगी भाई तुम गलत कर रहे हो, हम भी ये चीज़ बनाएंगे, हम तुमसे बेटर क्वालिटी देना शुरू करेंगे, ताकि लोगों को समझ आए कि तुम गलत चीज़ बना के दे रहे हो, वो चीज़। अब आगे इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ओनली शेयर होल्डर इन सम, गवर्नमेंट क्या है, ओनली शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम कंपनी, जैसे कि 100% गवर्नमेंट की है, प्राइवेट का इतना सा हिस्सा नहीं है अंदर। हो सकता था प्राइवेट को अगर हम 10% भी देते तो चीज़ें बदल जाती, 90-10 कर सकते थे, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। अगला आ गया, इट वेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी फाइनेंस इज गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। अपने हिसाब से पैसे यूज़ करने हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है पूछना तो है नहीं किसी से, तो पार्लियामेंट भी पूछेगा नहीं भाई तुमने ये पैसे यहाँ क्यों लगाए। रेलवे वालों से पूछते हैं कि ये तुमने बोगी क्यों बनाई है भाई, ये तुमने कंपार्टमेंट क्यों बनाया है, ये बाथरूम में ये ऐसा क्यों बनाया है, पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से बना रहे हैं रेलवे वाले। वो कह रहे हैं कि भाई सीधी बात है ये ट्रेन की बोगी ऐसी बनेगी, इधर होंगे टायर 2 और ये चलते रहेगी। अब वो ऐसे बनाए या वो छोटी बनाए, यहाँ बोले यहाँ हम लोग इसमें 60 बनाएंगे सीटें, इसमें हम लोग 20 बनाएं सीटें, इसमें हम लोग 40 बनाएं सीट, उसकी मर्जी है, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता है। इट इज़ नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं पूछेगा कुछ ही भाई इनसे। लास्टली गवर्नमेंट जो है वो मैंने बताया बीइंग द सोल शेयर होल्डर, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो गवर्नमेंट के सिरदर्दी है, तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। तो कंपनी का जो मेन मोटिव वो तो हट ही गया भाई। तो गवर्नमेंट कंपनी का जो मेन मोटिव था कि गुड्स बनाना, गवर्नमेंट के हाथ में, लोग ऐसे बैठे हैं अंदर बोल रहे हैं भाई हमने कुछ नहीं करना, तो ये भी नुकसान है। अब इन्हीं लिमिटेशंस को सोच के, इन्हीं चीज़ों की बात करके आपको बता रहा था जो हमारा इसका रोल है पब्लिक सेक्टर का वो चेंज हुआ। सर बता रहे थे आपको, देखो बिफोर 1991 से पहले 1947, इन सालों के अंदर बहुत चीज़ें बदल गई भाई। पब्लिक कंपनीज का रोल 47 के बाद, आज़ादी के बाद, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आज़ादी के बाद पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर था वो इतना विलिंग नहीं था, इतना उसका मन नहीं था इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पैसे नहीं थे इतने, दे डिडंट हैव सो मच मनी टू इन्वेस्ट, ठीक है, या उनके पास लोग नहीं थे काम करने के लिए, वो डरते थे भाई, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट कंपनी उस समय पब्लिक जो सरकार थी उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसी कंपनी बनाएंगे जो पब्लिक को फायदा दे। भाई सीधी सी बात है, देखो अगर आपकी एक दुकान है, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, प्राइवेट कंपनी है ना आपकी, आपका पहली चीज़ यही दिमाग में रहेगी प्रॉफिट कमाना है भाई, जिस जगह प्रॉफिट है मैं वो बनाऊंगा। आपको दिखता है कि ये रोड है, इस रोड को बनाने में मुझे इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये बिल्डिंग बनाने में मुझे इतना प्रॉफिट नहीं है, स्ट्रीट लाइटें बनाने में मेरा इतना प्रॉफिट नहीं है, पार्क बनाने में मेरा इतना प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्यों बनाओगे। इसी वजह से पब्लिक कंपनी अंदर घुसी कि हाँ भाई सोशल वेलफेयर नाम की भी चीज़ है, हमको ये भी चीज़ करनी है, हमको ये भी चीज़ करनी है। पब्लिक कंपनी से बोला भाई हम लोग रोड बना के दे देंगे, हम लोग आपको सब कुछ बना के देंगे, हम आपको कॉम्पीट भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन इतना सब गवर्नमेंट कंपनी जब करना शुरू हो गई ना, तो लोग गवर्नमेंट कंपनी का बोलबाला हो गया भाई, गवर्नमेंट कंपनी का ही नाम रहा। प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे ना बाहर निकलना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने क्या करना, जो लोन सैंक्शन होने वो भी ले लेने, जो काम करना बजट से पैसे लेने, सब कुछ गवर्नमेंट ने कर लेना। प्राइवेट सेक्टर वाला बेचारा पीछे हट गया था, वो डर गया था, कहता भाई हम करें क्या। उसी चीज़ को हटाने के लिए अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब क्या हुआ देखो, अब ज़रूरी थोड़ी है कि भाई 5 उंगलियां बराबर हों, ये बात भी तो है, मेरी ये 5 उंगलियां बराबर हैं क्या, नहीं है, ठीक है ना। अब समझ लो पब्लिक कंपनी क्या करती है, अब उसमें से सारे तो प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे, कुछ कंपनीज होंगी जो लॉस में जा रही हैं अब जो मतलब कि बोल रही है कि हाँ भाई
हम कर रहे, हमने नहीं करना कुछ, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। बाबू बैठ गए उधर, हमारे सरकारी बाबू बैठ गए हैं, उनको कोई परवाह नहीं रही है। ठीक है, 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद वो धीरे धीरे बैठ गए। इसी जगह ना उन्होंने बोला कि जो कंपनी अच्छे से नहीं काम कर पा रही ना, उनका कुछ सोचना है, उस जगह प्राइवेट सेक्टर को ले आएंगे, कंपटीशन ले आएंगे ना, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब जब इतना बुरा कर रही थी ना पब्लिक कंपनीज, इतना नुकसान हो रहा था पब्लिक कंपनीज का, तो देश को नुकसान होना शुरू हो गया। देश के पास पैसे नहीं रहे, तो हमारे इंडिया के हालात बहुत बदतर हो गए थे। पैसे नहीं रह रहे थे, इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, एक्सपोर्ट पॉलिसीज हमारी अजीब सी थी, इंपोर्ट तो हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। हम क्या करें? उस जगह एक ही चीज़ रह गई भाई दिमाग में, सबने एक ही चीज़ बोल दी, हमको लोन चाहिए, इंडिया को पैसा चाहिए, हम कुछ ना कुछ करके वापस बाउंस बैक करें। इंडिया जो ऐसे चल रहा था ना पहले, ऊंचा ऊंचा, जगदम ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया। अब यहाँ से ऊपर आने के लिए उनके पैसे नहीं थे भाई, तो वो गए, सबने मना कर दिया। तो वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने हमको $7 बिलियन का लोन दिया, लेकिन इन्होंने कंडीशन रखी, अपने देश में आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाओगे। उन्होंने, उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ये लिखा नहीं है, आपको एक बेस बना के दे रहा हूं मैं, एक बेस है ये। और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, PV नरसिम्हा राव। इन्होंने बोला कि ठीक है यार, लोन तो हमको लेना पड़ेगा, तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपना लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, तो उसके अंदर इन्होंने सीधे बोल दिया कि आपने अपना तो लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब करना क्या आपको करना है अपने देश में ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का रोल कम करना है, प्राइवेट सेक्टर को, दूसरा चीज है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, तीसरी चीज है अपनी जो आपकी पॉलिसीज हैं इंपोर्ट वाली, एक्सपोर्ट वाली, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली, उनको चेंज करके ठीक करके दो, ताकि अब बाकी देशों के साथ भी ट्रेड करो, इंपोर्ट करना शुरू करो। फंसे देश ने हाँ कर दी, और उसका फायदा हुआ। उस समय जो लोग थे ना बहुत नाखुश थे, लेकिन इसका फायदा हुआ। तो देश ने इस चीज के लिए सबसे पहले कि जो पब्लिक कंपनीज हैं जिनके पास पैसे नहीं है, हमने बोला कि हाँ भाई पब्लिक कंपनीज को हम लोग कैसे खत्म करेंगे। 2 तरीके, जो लॉस में चल रही है उसको बंद कर दो, जो लोग थोड़े अर्ज पे हैं कि हाँ भाई जो थोड़ी रिवाइव हो सकती है उनको रिवाइव कर दो। पबजी खेलते हो ना, पबजी के अंदर एक चीज है ना कि भाई बंदा नॉकआउट हो गया तो उसको रिवाइव किया, वो ठीक हो गया। या अगर आपको दिखता है यार ये बंदा नहीं है, तो उसकी टीम खत्म कर गई, उसको लॉस हो गया एक बंदे का, वो चीज़ है। पबजी है दूसरी। तो सरकार ने पबजी खेल ली भाई पब्लिक कंपनी के साथ, ठीक है। क्या होता है देखो, अगर हमने उस कंपनी को बंद कर दिया, ठीक है, वो बंदा समझ लो पबजी के अंदर वो बंदा लॉस हो गया, वो बंदा लॉस की वजह से मर गया, ठीक है। पबजी के अंदर करेक्टर मर जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका डब्बा लूटते हैं, हम उसके सारे किट, हेल्थ किट वगैरह सब कुछ ले लेते हैं ना। उसी तरह ना उन्होंने बोला इसके भी सारा चीज़ें लेके हम अपने पास रख लेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, उसको बोल दिया डिसइन्वेस्टमेंट, उसको बेच दिया या उसको खत्म कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला इसको रिवाइव दे दो, ये ऊपर उछ जाएगा, ये थोड़ा अच्छा प्लेयर है, इसको रिवाइव दे देना चाहिए, वो चीज़ है यहाँ पर। अब इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कौन था, ये बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये बोलता था कि हाँ भाई ये कंपनी को शट डाउन कर दो या ये कंपनी को रिवाइव कर दो। इनके अंदर लोग बैठे होते थे, वो ये चीज़ कर लेते थे, ठीक है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कम्पीट इन द मार्केट के लिए पब्लिक सेक्टर को क्या किया, 1991 के अंदर सारे दरवाजे खोल दिए, प्राइवेट सेक्टर अंदर घुसा, पब्लिक सेक्टर से कम्पीट किया। पब्लिक सेक्टर को ये हो गया कि यहाँ हम बंद हैं, या जिन्होंने कम्पीट किया वो अच्छी तरह चल रहे हैं आज तक, जैसे BSNL कम्पीट कर रहा था, BSNL अभी तक चल रहा है, ठीक है। जो नहीं कर पाए वो बंद हो गए, उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, वो है बड़ी कंपनी से, वो बोलते भाड़ में जाओ, मैं नहीं कर सकता भाई, वही चीज़ हो गई। इससे क्या हो गया, जो लॉसेस में थे ना वो सामने आ गए, जो प्रॉफिट में तो वो ही पता चल गया। अब इस चीज़ को करने के लिए क्या हुआ, अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग एक बारी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सपेक्टेड दैट पब्लिक सेक्टर वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कि हाँ भाई हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी तो पब्लिक सेक्टर हेल्प तो करेगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करेगा बिजनेस के अंदर, या कैटलिस्ट बनेगा, हेल्प करेगा। पब्लिक सेक्टर वुड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सेक्टर्स, ऑब्वियस ही बात है, इन्वेस्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर तो था वो अनविलिंग था प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट थी, इतने पैसे नहीं थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम करते हैं भाई ये सब कुछ, रोड हम बना देते हैं, बिल्डिंगें हम बना देते हैं, ऑफिस हम बना देते हैं, डैम हम बना देते हैं, तुम रहने दो, तुम ये करो, तुम छोटी छोटी दुकानें खोलो, ये करो, ये तुम सब करो, बड़ा काम हम करते हैं। 5 ईयर प्लान्स के अंदर सब कुछ हो गया रहा। लेकिन 1990 जब आपको बताया मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म ले लिए,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, मतलब कि लिबरल मतलब कि हमने पॉलिसीज अपनी लिबरल की हैं, ईजी की। प्राइवेट मतलब कि हमने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। ग्लोबल मतलब कि हमने देश को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए खोला, दूसरे देशों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। रोल पब्लिक सेक्टर का रीडिफाइन हुआ। इट वाज नॉट सपोज टू प्ले पैसिव रोल बट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कम्पीट इन मार्केट। कि हाँ भाई अब क्या होगा, कंपटीशन आएगा, अब आप ऐसे नहीं बैठ सकते भाई कि हाँ कर लेंगे, अब आपको करना पड़ेगा, आपको ज़रूरी है। दूसरी कि हाँ भाई दे वर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लॉसेज। इफ पब्लिक सेक्टर वर मेकिंग लॉसेज इट वाज रेफर टू बोर्ड फॉर ये BFIR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, फॉर कंप्लीट ओवरहॉलिंग और शट डाउन। कि भाई तुमको थोड़ा थोड़ा ठीक कर देते हैं, या तुम्हें कान पकड़ लेंगे, या भाई तुम्हें बंद करवा देंगे। ये चीज़ चल रही है। अब चेंजिंग रोल क्या था? सबसे पहले चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। पब्लिक सेक्टर को 100% बाहर नहीं निकाला इन्होंने, 25% पब्लिक सेक्टर रहा, अभी भी है। क्यों रहा? उसका रीज़न ये है कि देखो प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो मोनोपोली बना लेते हैं। मोनोपोली का मतलब पता है क्या? वो बना लेते हैं कि हाँ भाई हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें फ़ायदा हो, बाकी सब बंद हो जाए। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट निकालेंगे, ऐसा प्राइस दे देंगे, फ्री में बांट देंगे भाई, हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। या हम लोग ना ऐसा प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इस जगह पे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को ऐसी चीज़ ना करने की वजह से, ताकि जैसे ना होता है ना कि हम बोलते हैं कि देश के जो अमीर हैं, समझ लो ये जियो है, ये एयरटेल है, अगर यही दो रहेंगे ना तो भाई यही दो रहेंगे, यही पैसा कमाएंगे, सारी पावर इनके पास आ जाएगी हाथ में, सारी पावर इनके पास आ जाएगी। इसी वजह से पब्लिक सेक्टर बंद नहीं हुआ, BSNL आज तक चल रहा है। ये क्या करता, अगर ये अपना प्राइस निकालता ना 100 रुपये में सिम दूंगा, ये बोलता कि भाई मैं भी 100 रुपये में दूंगा, BSNL वाले पता क्या बोलते हैं, हम भाई 40 रुपये में सिम देंगे। बेशक उनके टावर नहीं है, लेकिन वो प्राइस और काट देंगे ताकि इकोनॉमिक पावर, जो सारी देश के जो सारा प्रोडक्टिव पावर है ना सारी, वो एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना रह जाए, थोड़े लोगों को ना मिले, सब फायदा हो ना सबको मिले। ये दो लोगों के पास ताकत नहीं रहनी चाहिए। ये चीज़ की इन्होंने प्राइवेट कि हाँ भाई चेक ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कि पब्लिक सेक्टर act as a check over private sector. In private sector there were few industrial houses which would willing to invest, obvious सी बात है, and result that wealth gets concentration in few hand, मतलब कि थोड़े हाथों में पैसा आ जाता है। जब वो आ जाएगा तो हाँ भाई वो गलत प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज हो जाएंगी इनकम के अंदर। पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट लार्ज इंडस्ट्रीज हु रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर आता है वो बड़ी इंडस्ट्री बना सकता है, बड़ी इंडस्ट्री में ज़्यादा इंप्लॉयमेंट दी, हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी उसने, ताकि जो और उसका फ़ायदा ना ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को मिलता है, ये चीज़। दूसरा इंफ्रा डेवलप करना शुरू किया। सीधी सी बात है, पब्लिक सेक्टर का सिंपल रोल था कि वो बोलते थे कि हम रोड्स वगैरह बना देंगे, सारा कुछ हम कर देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग हम दे देंगे, सब हम कर देंगे। क्योंकि जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, इतनी ह्यूज कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर सकते वो लोग। कैपिटल का मतलब होता है इतना बड़ा अमाउंट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम ये सब कर लेंगे, क्योंकि इंफ्रा के बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो देश में नहीं होगी। उस चीज़ के लिए प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर इंडिया प्री इंडिपेंडेंस जब स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्लो चल रहा था, द प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था, तो पब्लिक सेक्टर ने किया, ठीक है। गवर्नमेंट कर सकती थी ह्यूज कैपिटल कोऑर्डिनेशन, रेल रोड सी सब कुछ हमने गवर्नमेंट ने बना के दिया हम लोगों को, ठीक है, पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि बड़े फ्यूचर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कोर सेक्टर को देते थे लोग, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री को, पावर जनरेशन डिपार्टमेंट्स वगैरह जो हो गए ना, ये सब इनको देते थे कि हाँ भाई तुमको सारे मैं इंफ्रा दूंगा बना के। दूसरा इन्वेस्टमेंट देते थे इन लोगों को कि हाँ भाई तुम इस जगह का प्रोडक्ट्स बनाओ, केमिकल्स बनाओ तुम लोग, दवाइयाँ बनाओ तुम लोग, फार्मास्यूटिकल्स बनाओ तुम लोग, फर्टिलाइज़र बनाओ। तीसरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अगर कोई करनी है, होटल प्रोजेक्ट बनाने हैं हम लोगों ने, समझ लो हम लोगों ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाने हैं, कोई ऐसी बिल्डिंग बनानी जो दूर से अच्छी दिखे, दिखने में ये अट्रैक्टिव चीज़ें बनानी, तो उसकी डायरेक्शन भी देना शुरू कर दी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब पता है क्या बच्चों? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमीज, आपको देखो अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है दो, ये है पब्लिक, ये है प्राइवेट। कॉस्ट हमको चाहिए, हमको देखो हमको चाहिए कोई आउटपुट, हमें चाहिए कोई इनपुट, ताकि हम आउटपुट बनाएं। समझ लो मुझे चीज़ पड़ी 100 रुपये की, ठीक है, इनपुट आया मेरे को, मैंने आउटपुट बनाया, मुझे सारे पैसे लगे 200 रुपये, अब 200 रुपये का मेरा आउटपुट तैयार हुआ। इसी जगह एक कंपनी है पब्लिक वाली, उन्होंने इनपुट लिया। अब देखो प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, पब्लिक बड़ा कर सकती है, हो सकता है उनको यही इनपुट 80 रुपये का पड़ा हो, उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी, उनको पड़ेगा 160 रुपये तक। इसके साथ ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं
आप कभी होल से जब आपको देखो, आप जब आपको चाहिए आपको जब बोलते हो कि पापा मेरे को 10 रजिस्टर चाहिए, पापा बोलते हैं भाई तो होलसेल वाले के पास जा, ठीक है, वो तेरे को जो रजिस्टर देगा ना, वो तेरे को समझ ले वो रजिस्टर देगा तेरे को 80 रुपये का एक। ठीक है, अगर तुम्हें एक रजिस्टर लेना है वो तुम्हें पड़ता है 100 रुपये का, तो रिटेलर का घर के पास में दुकान से ले लो, ठीक है ना। वैसे ही जब बड़ी कंपनीज की बात होती है ना, वैसे अब ऑब्वियसली बात है, यही बात है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब ये हो गया कि फायदा कहाँ मिलता है हम लोगों को, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हमें जो कॉस्ट है कम पड़े, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है ना। व्हेन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू सेट अप विद ह्यूज कैपिटल, द पब्लिक सेक्टर हैड टू स्टेप इन टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। क्या पब्लिक सेक्टर बड़ा पैसा लगाता है तो उसको तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा सामान, तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो कम पड़ेगी, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट्स हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये सब पब्लिक सेक्टर क्या है, लार्ज स्केल यूनिट्स थे इनके, BSNL हो गया, इन सब उनके पास था। इनके लार्जर बेस था फंक्शन करने का, विच वॉज ओनली पॉसिबल गवर्नमेंट रिसोर्सेज अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसी चीज़ से इनको फायदा हो रहा था। अगला आ गया आपका रीजनल बैलेंस के ऊपर बात आ गई। रीजनल बैलेंस का सिंपल सा लॉजिक है कि हाँ भाई, जो पब्लिक कंपनीज थी ना, इन लोगों को सेटअप किया गया हमारे पिछड़े हुए बैकवर्ड एरियाज के अंदर, ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रहे, ताकि वहाँ से ही पैसा आना शुरू हो और वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था वो भी अच्छी हो। क्योंकि रीजनल बैलेंस होना जरूरी है, इक्वालिटी इन इनकम होना जरूरी है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन्स, बैलेंस वे में करना है, रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करना है, ठीक है। पहले क्या था कि सारे जो मतलब पहले बॉम्बे के अंदर मेन सिटीज़ में सारा काम था, कलकत्ता मेन सिटी, गुजरात मेन सिटी, तो बिहार जैसी जगह होगी जो बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पर बिहार में गांव है, जहाँ पर समझ लो जम्मू कश्मीर बैकवर्ड एरिया में थोड़ा काउंट होता सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। समझ लो कोई पिछड़ा हुई जगह, झारखंड हो गया, ठीक है, जहाँ नहीं हो पा रहा, नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहाँ बहुत उस समय इतना नहीं डेवलप हुआ था, वहाँ पर ये बात हो गई कि हाँ भाई ये कोई, वैसे मैं समझ ना ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि आफ्टर 1951 द गवर्नमेंट लेड डाउन इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो लैग कर रहे हैं एरियाज, वहाँ पर ना हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। 4 मेजर इंडस्ट्रीज लगेगी बैकवर्ड एरिया में। क्यों लगेगी? क्या कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज। एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब कि वो इंडस्ट्रीज जो इन इंडस्ट्रीज को, पब्लिक इंडस्ट्रीज को सर्विसेज दे सकती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रोड्स, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि वाटर, ये सब जो है एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, ये हेल्प करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में, रॉ मटेरियल देती हैं इनको, वो चीज़ आती है एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, ताकि हम लोग रीजनल बैलेंस कर पाए। फिर आगे बात हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब था इनका? ये कह रहे थे इंडिया को तो सेल्फ रिलायंट होना था भाई। वो कहते हैं कि अपने जो इंपोर्ट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट करो, जो इंडिया में सामान बना सकते हो, ये गाड़ी इंडिया में बन सकती है, इंडिया में बना लो, ये मशीन इंडिया में बन सकती है, इंडिया में बना लो, ये चीज़ इंडिया में बना जाए, इंडिया में बना लो। तो इन्होंने इंपोर्ट उस चीज़ का करो जो बहुत ज़रूरी है, बाकी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसका इंपोर्ट हटा दो, क्योंकि ऐसे नहीं तो हम गुलाम बन जाएंगे वापस। तो इसीलिए इंडिया सेल्फ रिलायंट बनना चाहता था। अब देखो पैसे तो हम सामान तो कुछ दे नहीं रहे थे, ना हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा यहाँ पर बहुत मुश्किल था। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि बाहर से हमको पैसा नहीं आ रहा था, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं बच रहे थे। एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि देश के पास ना इंपोर्ट के सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे थे कि हम 2 हफ्ते तक सामान मंगा सकते हैं, इसके बाद हम कंगाल हो जाएंगे, हम हमारा वही हो जाएगा, खाली हो जाएंगे हम लोग, हमारा कोई रुपया नहीं रहेगा, वो चीज़ रहेगी। तो अब इंडिया को तो चाहिए था हैवी मशीनरी, इंडिया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, इंडिया को चाहिए था मशीनरी, पैसे दे नहीं देने के लिए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। एट द पब्लिक सेक्टर कंपनीज नो हैवी इंजीनियरिंग, अब पब्लिक सेक्टर उन्होंने बोला भाई देख ये मशीन मैं बना सकता हूँ, ये तो बाहर से मंगा रहा है, ये मैं बना के दे दूंगा तेरे को, पैसे भी कम लगेंगे, जरूरत भी कम पड़ेगी, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हेल्प करना शुरू कर दी। तो सेवरल पब्लिक सेक्टर में ऐसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिनरल मेटल्स ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने बहुत हेल्प किया था उसमें। ये कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने सेटअप की थी ना, इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया अपने मिनरल्स को बाहर, हमको पैसे आना शुरू किए, ताकि वैसे हम लोग को पैसे आए, हम लोग वापस अपनी ग्रोथ पे वापस अच्छा रहेंगे। और लास्टली इसके अंदर बात की थी जो गवर्नमेंट पॉलिसी 1991 के अंदर, जो आपको मैंने 4 चीज़ें बताई, मेन एलिमेंट्स क्या थे। जो पब्लिक PSU का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यार राइटिंग को ठीक कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ, होता है यार कभी कभी। PUBLIC एंटरप्राइजेस, ओ सॉरी PSEs या ले लो आप, या फिर अंडरटेकिंग्स, कोई भी वर्ड आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये 2 थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इनके ऊपर यही बात की, स्टार्टिंग से यही बता रहा हूँ मैं आपको कि इनकी बात की गई 4 मेजर रिफॉर्म। रीस्ट्रक्चर है, रिवाइव करो,
या फिर क्लोज डाउन करो, जो कोई फायदा नहीं है जिनका भी, शट डाउन कर दो। चौथा, गवर्नमेंट की इक्विटी 24% पे ले आओ कि हाँ भाई जहाँ पर हमको दिखता है कि पब्लिक सेक्टर का इतना रोल नहीं है जरूरी, प्राइवेट सेक्टर घुसा दो, वहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट को 26% रखेंगे, बाकी सारा प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। और इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स को इम्प्रूव ठीक करो। अब इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स मतलब कि अब ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है उधर जो लोग काम करते हैं उनको क्या करेंगे हम लोग, वो चीज़ आ गई। तो इसके लिए करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहले रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। अब पहले क्या था, 1956 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें 17 इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, मतलब कि मैक्सिमम इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। 1991 में सिर्फ 8 रह गई। कौन कौन सी, थोड़ी नाम है यहाँ पर लिखे, एटॉमिक, आर्म, कम्युनिकेशन, माइनिंग, रेलवेज। ये अब के टाइम पे हम देखते हैं ना, उस पर 2001 में 3 हो गई, अब के टाइम पे 2 ही हैं, एक है रेलवे, दूसरी एटॉमिक एनर्जी। बाकी सब जो है जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, सिर्फ रेलवे और एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी जगह है जहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई यहां पर तुम लोग काम नहीं कर सकते, बाकी हर जगह तुम काम करो। ठीक है, एक ये चीज आ गई। दूसरी चीज उन्होंने बोला डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सेल कर दा, अपनी चीजें गवर्नमेंट कंपनी से अपना सामान बेचे प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो पैसा जो हमको वापस आए, वो पैसा हमको आएगा, हमें फायदा होना शुरू हो जाएगा। फायदा होगा, वो पैसा हम वापस लगा सकते हैं, हम जो बची हुई इंडस्ट्री से उधर लगा लेंगे या कहीं और यूज़ कर लेंगे, गवर्नमेंट को थोड़े पैसे आ जाएंगे, अपने लोन्स वगैरह कम कर लेंगे, हम लोग जहाँ पे हमने उधार लिए उनको पैसे दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे उनका वापस, वो चीज़ों के। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर, द ऑब्जेक्टिव रेज रिसोर्सेज, इंप्रूविंग मैनेजर। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा और वाइडर पार्टिसिपेशन होगा लोगों का। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड कर दे हम निकलेंगे, क्यों है रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज। जो अब ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर नॉन स्ट्रेटेजिक यूनिट, जहाँ पर अब पब्लिक सेक्टर कहीं अच्छे से काम कर पा रहा है ना, वहाँ इंडिया कितनी रिसोर्सेज फंसी, उसको बाहर निकालो और उनको कहीं और अच्छा यूटिलाइज करो भाई, अच्छी जगह पे सोशल सेक्टर स्कीम्स पे यूटिलाइज करो, लोगों की भूखमरी खत्म करो, पॉवर्टी खत्म करो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स दे दो लोगों को, वो चीज़ें करना शुरू कर दो आप लोग। दूसरा, रिड्यूसिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट, कि डेट का मतलब उधार जो हमने इतना लिया हुआ है दूसरे देशों से, उसको खत्म करने की कोशिश करो। दूसरा, कमर्शियल रिस्क, प्राइवेट सेक्टर, अपना जो इतना रिस्क में हम फंसे हैं, प्राइवेट सेक्टर लोगों की वो रिस्क इसका अच्छी तरह संभाल सकता है। उसके बाद बात आई फ्रीइंग एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, कि भाई गवर्नमेंट ने इतना शिकंजा जमाया हुआ अपना, उसको थोड़ा कंट्रोल फ्री करो। उसके बाद मैनी एरियाज में पब्लिक सेक्टर मोनोपोली थी, जैसे टेलीकॉम सेक्टर था, वहाँ पर BSNL की मोनोपोली थी। उन्होंने बोला कि अगर प्राइवेट सेक्टर होंगे ना तो हो सकता है चीज़ें सस्ती मिल जाए और अच्छी चॉइसेस मिल जाए लोगों को, वो चीज़ आना शुरू हो गई। फिर आ गई बात हमारी सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स का मतलब है वो यूनिट्स जो नुकसान कर रहे हैं, जो लोग ना बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए, जिनको बंद करना चाहिए, वो चीज़ें। तो अब वो क्या होता था, उनको क्या होता है, जो रिवाइव नहीं हो सकते ना, उनको भाई बंद कर दो, शट डाउन कर दो, वो पैसे आ जाएंगे। शट डाउन करने से पहले वो कहाँ जाती थी, आपको मैंने बताया, वो जाती थी BIFR, जो ये देखते थे इनको रिवाइव कर सकते हैं, इनको शट डाउन कर दो डायरेक्ट। ठीक है ना, ये लोग डिसाइड करते थे कि हाँ भाई शट डाउन कर दो। अब इन्होंने बोल दिया भाई शट डाउन कर दो भाई बंद। अब जो अंदर एम्प्लॉय काम करते थे वो कहाँ जाएंगे, वो बहुत नाखुश हो गए, बोलते भैया हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो पैसे नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास सैलरी नहीं, हम क्या करें। इसीलिए सरकार ने खोला नेशनल रिन्यूअल फंड, कि इधर ये बोलते थे कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को रीट्रेन करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, लेबर को अपनी, ताकि वो उनको कंपनसेशन मिल जाए, ताकि अगर जो छोड़ना चाहते हैं काम उनको पैसे दे दो, जो नहीं छोड़ना उनको रीट्रेन करो, उनको नई जगहों पर लगा दो। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस इन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जस्ट नॉट एबल टू सस्टेन देम, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू गवर्नमेंट इज टू क्लोज डाउन। या भाई उनके पास तो कोई तरीका नहीं है भाई, वो कहते इतना नुकसान हो रहा, हम कहाँ से झेलें, इससे अच्छा बंद कर दो। उन लोगों को जो पैसे आए, समझ लो ये मैंने फर्म बनाई थी, मैंने इसको बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, मुझे इससे मिले 10 करोड़ रुपये, यही 10 करोड़ ना मैं एम्प्लॉयज़ में दे दूँ कि उनको ट्रेन वगैरह कर दूँ, ताकि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में कर ले, या उनको कंपनसेशन दे दूँगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और लास्टली बात की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। इसके अंदर ये बोला गया कि हाँ भाई जो पब्लिक सेक्टर है वो किसी मिनिस्ट्री के साथ टाई अप कर ले, जैसे कि एग्रीमेंट बना ले, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम बाय मैनेजमेंट आर टू बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी बट हेल्ड अकाउंटेबल। मतलब कि मिनिस्ट्री ने बोला भाई ये रोड बनाने का ठेका दे दिया इसको, सरकारी कंपनी को, कि ये रोड बना दे भाई मेरे को, ये वाली तेरे को हम लोग 50 करोड़ का बजट देते हैं, तो ये बना के दे। अब देखो रोड इसकी मर्जी है बनाना, 50 करोड़ इसको देगा, रोड जैसा मर्जी बनाए। ठीक है, ये बोलता है कि भाई मैं इसको मोटा बनाऊंगा, कुछ बोलते हैं भाई मैं इसमें ये मटेरियल डालूंगा, वो उसकी मर्जी है। लेकिन अकाउंटेबल है वो लोग बोलने के लिए, जब उसको पार्लियामेंट समझ लो मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई क्या बनाया तूने, दिखा मेरे को, उसको तो बताना पड़ेगा कि सर मैंने ये बनाया है, ये रोड मैंने ऐसे बनाई है, वो चीज़ की बात की गई है। ठीक है, कि हाँ भाई कि हम पब्लिक सेक्टर जो है
यूनिट्स वर गिवन क्लियर टारगेट्स कि हाँ पे अपने हिसाब से काम करो, अचीव करके दो हमको, जो पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज के साथ उनका रिलेशनशिप बन जाए, वो सारे मिलकर काम कर लें, ठीक है, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। तो ये आपका पार्ट 1 है वीडियो का। अब अगली वीडियो आपको मिलेगी, उसमें ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात की जाएगी। टिल देन आप इस वीडियो को वापस देखो, नहीं समझ आता कमेंट डाउन करो, अगर कोई प्रॉब्लम है लाइक करो वीडियो को यार, तुम लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरी है वो करना यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को भी तो मोटिवेशन दो ना, शेयर करें वीडियो मेरी, ठीक है। तो अब उससे पहले अपनी बुक को पढ़ो, आराम से पढ़ो, वही है जो मैंने मटेरियल आपको दी है। अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अपनी पढ़ाई करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़रूरी है वो भी, ठीक है। अपना ध्यान रखो। टिल देन गुड बाय।